जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका यूपीपीसीएस हिंदी में। तो हम लोग का जो ये बैच है एनसीईआरटी बैच है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग का जो है चैप्टर नंबर जो है 4 कंप्लीट हो चुका है और ये जो है चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद 6, 7, 8 के बाद हम लोग जो है लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है कि इसमें चैप्टर के नाम से आपको स्पष्ट है कि हम लोग को जनजातियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो एक जगह बसे हुए जो समुदाय हैं और कुछ कम्युनिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बात याद रखिए कि हम लोगों को जो है एनसीईआरटी हमको और आपको मिलकर पढ़ना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। आप समझेंगे और आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। आज नहीं, अगर आप कुछ दिन बाद भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप डाउट पूछिए, हमको डाउट जो है बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखना है। मैं बता दूं कि हम लोग जो है एक बैच चलाते हैं। इस बैच में आपको लोग को जो है एंशिएंट हिस्ट्री आपको जो है कंप्लीट मिल जाएगा और उस एंशिएंट हिस्ट्री में आपको वन डे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, जैसे और विभाग के एग्जाम होते हैं, तो उन सारे के उन सबको मिलाकर और यूपीपीसीएस को मिलाकर उसमें आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया गया है और आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड है इसी चैनल पर। आप वो देख सकते हैं। फिर मेडिवल हिस्ट्री का जो है क्लास चल रहा है फिलहाल में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल में आज क्या देखते हैं, एनसीईआरटी अध्याय 2 और 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इसके पहले हम लोगों ने देखा है, इसी चैप्टर में देखा है कि राज्यों का कैसे, जैसे मुगलों का कैसे उत्थान हुआ है, कैसे वो लोग आगे बढ़े हैं, कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया है और कैसे उन लोगों का पतन भी हुआ है। तो पतन कैसे हुआ आपको पता है कि उत्तराधिकार का जो है अयोग्य उत्तराधिकार का आना, जैसे नहीं होता है कि एक अयोग्य पुत्र जन्म ले लिया है, जैसे कि अपने पिता की सारी संपत्ति बेचकर वो दारू पीने में और लग्जरियस जीवन जीने में और इधर उधर फालतू खर्च में ख़त्म कर देगा। तो ये भी रीजन है और बहुत सारे रीजन आपने पढ़ा है, तो वो चीज़ देखा है आपने, ठीक है। इसी उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गाँवों में फल फूल रही थी। यानी गांव मतलब इसमें हम लोगों ने मुगलों को क्या देखा, शहरी समाज देखा ना, गाँवों के डीपली तो नहीं गया ना, परंतु इस चैप्टर में हम लोग को गाँव के बारे में देखना है कि गाँव में क्या क्या हो रहा था उसमें। तो उसमें जो है गाँव में कुछ कलाएं जन्म ले रही थी, कुछ दस्तकारियाँ और उत्पादक की जो है नई नई विधियाँ, ठीक है ना, छोटे छोटे शहरों और गाँवों में फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था। यानी ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसे कैसे और क्यों हुआ यह समझना महत्वपूर्ण है। इसमें बता रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि जो सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है तो वो हर जगह एक नहीं होता। आपको पता है सामाजिक परिवर्तन जैसा वाराणसी में है वैसा आपको बिहार के किसी जिले में आपको देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रही हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। आपको पता है कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच था, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। आपको पता है कि ब्राह्मण द्वारा जो सुझाए गए, जो वैदिक काल में जो है देखने को मिलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, ठीक है ना, मतलब शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की जातियाँ होती थी और इसी में अछूत जातियाँ भी बाद में सम्मिलित की गई, ठीक है ना, जो इन्हीं से जो है कटकर जो पीछे रह गए, ठीक है ना, कोई अलग महाद्वीप से नहीं आए हैं लोग, इन्हीं एक ही सब समाज के जो है गुच्छे हैं, ठीक है। इसमें जो आगे हो गया, जो पढ़ने में ज़्यादा हो गया, उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। इसको भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, पहले मैं आपको और बता दे रहा हूँ। उसके बाद से जो नीचे हैं जो क्षत्रिय हो गए, फिर उसके बाद से वैश्य हो गए, ठीक है ना, जो लोग व्यापारी हो गए, वैश्य हो गए। फिर उसके बाद से नीचे शूद्र हैं, जो छोटे छोटे जो कार्य करते हैं, जो छोटे छोटे जो शिल्प के कार्य करते हैं, और जो उसे क्या कहा गया जो है शिल्प कहा गया है, शिल्पकार कहा गया है, शूद्र कहा गया है, ठीक है। और बाकी जो इन सबसे भी जो पीछे छूट गए, ठीक है ना, उन्हें अछूत कहा गया है। तो ये चीज़ें रही हैं। ये चीज़ जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है सुझाए गए नियम है, इससे बहुत बड़े बड़े जो राजा हुए वो भी मनाए, अपने वो भी जो है इसे माने। लेकिन दिल्ली के जो सुल्तान हुए और मुगल के काल में सामाजिक व्यवस्था और जटिल हो गई, यानी समस्या और बढ़ गया। बड़े शहरों से परे, ठीक है, बड़े शहरों से परे जनजाति समाज, दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। मतलब कई से समाज हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा जो सुझाए गए जो सामाजिक नियम है उसे नहीं मानते हैं
और नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। अब देखिए, जनजातियाँ एक ऐसी समाज है, मैं आपको बता दूं कि जनजातियों में भेदभाव नहीं है, ठीक है ना। जनजातीय क्या है, वो केवल जनजाति है। वहाँ पर ब्राह्मण के नियम काम नहीं करते हैं। जो जनजाति जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई जनजाति है, ठीक है ना, तो जनजाति का एक अपना समुदाय, बस एक समुदाय के नाम से जनजाति होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जनजाति, ए नाम की कोई जनजाति है, ठीक है, ए नाम की जो जनजाति है, तो उसमें उस जनजाति में जितने सारे लोग हैं ना, इन एक जो नीचे जो पैसे, इसके पास पैसा कम है, तो वो कि और कास्ट हो गया, वो ब्राह्मण के नियम से चलेगा। लेकिन नहीं, जनजातियाँ क्या थी, इन सामाजिक नियमों से भिन्न थी, इससे परे थी। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी बहुत, मतलब प्रत्येक जो जनजातियाँ थी, मतलब वो नातेदारी नहीं, मतलब रिलेशन को जो है बहुत मजबूत रखते हैं और उस बंधन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कुछ और जो जनजातियाँ हैं वो अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, अपना पेट कैसे पालते हैं, तो कृषि करके, खेती करके। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी करते हैं, कुछ ऐसी भी जनजातियाँ मिली हैं, वो जनजातियाँ क्या करती हैं, तो शिकार करती हैं, शिकार करके अपना मतलब जो है जीविका चलाती हैं। संग्राहक, मतलब कुछ संग्राहक थे और कुछ पशुपालक थे। कुछ लोग झुंड में जैसे कि 100 गाय पालते थे, 2-2 हज़ार गाय पालते थे, ऐसे भी जनजातियाँ मिली हैं। प्राय वे अपने देखिए, जनजातीय का मतलब आज अगर आप देखें ना, आज के परिप्रेक्ष्य में, तो आप जनजातीय का मतलब ये मत समझिएगा कि एकदम वो नंगे पंगे रहते होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ जगहें हैं, पर हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारे भारत देश में ऐसा थोड़ा विकास हो गया है, जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहाँ पर भी पहुँच रही है जो सरकार की जो भी पॉलिसी है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। परंतु और भी सारे जो देश हैं, कंट्री हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, आप अफ्रीका में जाएंगे तो गरीबी चरमोत्कर्ष पर है अभी भी। तो वहाँ पर आपको ऐसी कुछ कम्युनिटी मिल जाएगी, जनजातियाँ मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको जो है वो जो पेड़ के जो छाल वाले आपकी जो इमेज बनी हुई है, वो चीज़ भी मिलेंगी। और हमारे भी देश में शायद नागालैंड में कहीं जंगल में जो लोग रहते होंगे ऐसा करते होंगे, ठीक है ना। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। यानी एक लोग, जनजाति लोग किस पर निर्भर होते हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर निर्भर होते हैं। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो संयुक्त रूप से जो जनजातीय समूह थे किस पर नियंत्रण रखते थे, तो जो भूमि है और जो चरागाह है, जहाँ पर गाय पालेंगे तो चारा चाहिए ना, तो उनसे पर नियंत्रण रखते थे। और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर वे परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी ये नियम भी कौन बनाता था, ये लोग खुद बनाते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली हैं। भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया है। यानी कहने का मतलब है, एक तरह से जनजाति लोग क्या हैं, तो सामाजिक नियमों को नहीं मानते हैं, जो बाहरी जो सामाजिक नियम, और जो बाहरी के जो लोग हैं जो ब्राह्मण के नियमों पर चलते आ रहे हैं, वो फिर इन दोनों में टकराव हुआ है। मेल जोल तो होगा ही ना, कुछ समय बाद, आज नहीं होगा 100 साल बाद होगा। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे जनजाति लोग कौन थे, ठीक है। तो जनजाति लोग कौन थे, समकालीन इतिहासकारों, यानी इस समय के जो इतिहासकार रहे हैं, समकालीन मतलब उसी काल के समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यानी बहुत, क्योंकि जनजाति लोग के पास उसमें अब कोई भी मतलब एक हाई क्लास की जो कनेक्टिविटी चीज़ पहुंचती है तो कहाँ पहुंचेगी, पर सिटी में पहुंचेगी, जो उच्च वर्ग के लोग होंगे उनके पास पहुंचेगी। आज में स्मार्टफोन आपको जो है पूर्वोत्तर राज्य में जो छोटे छोटे जो पिछड़ गए हैं जो गाँव हैं वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग के पास स्मार्टफोन है, बहुत सारे आगे चले गए हैं, लैपटॉप लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन परंतु सभी जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इन हर जगह समान व्यवस्था तो है नहीं। तो वही चीज़ अब सोच लीजिए कि आप आज से पहले की बात हो रही है तो उसमें क्या हाल रहा होगा। तो ये लोग अपना लिखित रखेंगे नहीं, ये लोग शाम को बैठ कर अपना जो है भोजन के, शाम को भोजन के लिए ये लोग ढूंढेंगे कि अपना बैठ कर जीवन पर से लिखेंगे।
तो ये लोग डेली नोट्स नहीं लिखते थे, समझ रहे हैं आप लोग, तो इसलिए इनकी जानकारी लिखित रूप से नहीं मिली है। बहुत कम इतिहासकार मिले हैं जो इनके बारे में भी लिखे हैं, सर्च किए हैं, ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। जो जनजाति लोग हैं वो रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से पालन करते हैं, आज भी करते हैं। कई सारे जो जनजाति खेल होते हैं, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आप समझ लीजिए एक तरह से, मान लीजिए कोई जैसे भरत जनजाति आपने पढ़े देखा है, मान लीजिए कोई जैसे कि अभी कौन सा मतलब मान लीजिए एक तरह से बिश्नोई समाज है, ठीक है, बिश्नोई नाम का कोई जनजाति है, बिश्नोई समाज की जो जनजाति है, बिश्नोई भी मतलब जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो जनजातियाँ हैं तो इनके पास ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पर जो है लिखित रूप से कुछ नहीं लिखा गया होगा, लेकिन एक चीज़ जो चलती आ रही होती है कि एक काम जो पिता करता है वही काम अपने पुत्र को सिखाता है, फिर वो पुत्र अपने पुत्र को सिखाता है, यानी जो रीति रिवाज है ना वो मतलब वो चलती आ रही है प्राचीन काल से ही। आज भी हम लोग बहुत सारे जो शादी के बंधन है वो प्राचीन काल से ही लेकर आ रहे हैं, उससे तब से लेकर आज तक, तो हम लोग को उसकी झलक मिलती है। उस तरह जनजातीय समाज में ये चीज़ जो है कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर देखने को मिलती है, और रीति रिवाजों का और जो मौखिक जो बातें होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनका संरक्षण की नई पीढ़ियाँ करती है। इसलिए नई पीढ़ियों के द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं कि उनका प्राचीन समय कैसे रहा होगा। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। ये लोग चाहते हैं इतिहासकार और उस समाज में रहते हैं और उनकी प्राचीन बातों से पूछते हैं कि मतलब उन जो यहाँ पर जो फिलहाल में जो होंगे उनसे पूछते होंगे कि आपके पूर्वज कैसे रहे हैं, तो पूर्वज की परंपराएं, रीति रिवाज, फिर वो देखते हैं, उसे कुछ अनुमान लगाते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। पहले की बात हो रही है, किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, समझ रहे, खोखर नाम की जनजाति थी जो कहाँ रहती थी, पंजाब में। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यानी जो खोखर नाम की जनजाति थी, जनजाति का मतलब समझ रहे ना, खोखर नाम का जनजाति होगा उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते होंगे, ठीक है। तो ये जो खोखर नाम की जनजाति थी तो पंजाब में रहती थी और ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली थी। यह बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन बाद में खोखर से क्या हुआ, यहाँ पर गख्खर जो जनजाति है वो लोग महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इसके पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने देखा कि अकबर क्या करता है कि जो पिछड़े जो समूह होते हैं सभी समूहों को लाता है और उन समूह के लोगों को, प्रमुख लोगों को क्या करता है, मनसब देता है, मनसबदार बनाता है। तो ये चीज़ है कि तो उसी समय जो एक मनसबदार जिसने बनाया था, तो मनसबदार कौन था, तो गख्खर जो है बादशाह अकबर ने बनाया था, इसको खान गख्खर को, ठीक है। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरुघन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र था। यानी जो सिंध क्षेत्र है, आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा है, जो सिंध क्षेत्र है ना, जो भारत का ये जो क्षेत्र है, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए भारत का ये गुजरात हो गया, फिर ये जो इधर आपको देखने को मिलता है जो हिमालय है, हिमालय के पास जो ये देखने को मिलता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है, यहीं पर सिंधु नदी है, तो सिंधु की बात हो रही है। तो सिंधु में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले यहाँ पर लंगा और अरुघन लोगों का प्रभुत्व था, ठीक है। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, इसका नाम क्या था, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक जो है चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध जो सेनापति राजा मानसिंह ने जो है 1551 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में ही मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल जनजाति थी, ठीक है। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां
कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग जो थे, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। यानी कोली की बात हो रही है, कोली नाम की सब जनजातियों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। जो कोली नाम की जो जनजाति थी, ठीक है, जो कोली नाम की जनजाति थी कहाँ रहती थी? गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरोगा, ठीक है, कोरागा, वेतर, गारवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी की अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तभी भीलों के जो है कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश में गोंड नामक जो जनजाति है वो लोग बड़े तादाद में फैले हुए थे। तो यहाँ से फिगर देख सकते हैं। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे? खानाबदोश चरवाहों, ठीक है, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जानवरों पर सामानों की जो है ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। जो बंजारे जो लोग होते हैं ना, तो वो लोग क्या थे, मतलब बहुत जो एक महत्वपूर्ण व्यापारी थे, ठीक है। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी का अपना नाम सुना है, अपने शासनकाल में जब ये अनाज का जो है जब ढुलाई करता था तो बंजारों का उपयोग करता था। बंजार अपने जो है पशुओं के माध्यम से अब जो है एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ये जो बंजारे लोग हैं ना, तो बंजारों के पास जो बैल हुआ करते थे, तो उस बैल का उपयोग लोग कहाँ करते थे? तो जब राजा जब उसमें जब युद्ध होता था, उस युद्ध में अब भाई कुछ सामग्रियाँ भी तो चाहिए ना, भोजन चाहिए सेनाओं के लिए, मतलब राशन चाहिए होता है सेनाओं के लिए, और बंदूक चाहिए होती है और सारे उपकरण चाहिए होते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर क्या हो जाता है, ये बंजारे लोग लेकर जाते थे अपने बैलों पर रख कर, ठीक है। अब बंजारे क्या होते हैं, अब इसको भी हम लोग देख लें। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बाजारों का वर्णन किया है। अब ये मतलब लिख रहे हैं उसमें, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जो है जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता है, अब सुनिए लोग क्या करते थे, अनाज जहाँ सब मतलब जो है सस्ता उपलब्ध होता था वो अनाज को खरीद लेते थे। व्यापारी लोग क्या करते हैं, वही काम है, तो वो लोग उसे खरीद लेते थे और उस जगह ले जाते थे जहाँ पर वो उसे महंगा बेच सकें। वहाँ से फिर ऐसी चीज़ लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। टांडा चलता था, आपको पता है, तो उस टांडे में जो 600 से 700 लोगों तक का जो है अपना ये लोग लेकर घूमते रहते थे। एक पूरी जनजाति थी, बंजारा से कहा गया है। तो एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गायों बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। क्योंकि प्राचीन समय में 13वीं से 14वीं शताब्दी में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी और तरह से पर्याप्त जो है चारागाह उपलब्ध हुआ करती थी। समझ रहे हैं बंजारे कौन होते हैं, तो आप वहाँ से देख लिए। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथों में बेचने का भी काम करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य
तमाश बीनों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, एक कांस मगरमच्छ है, कांस का जो बनाया हुआ मगरमच्छ है। ये जो है कुटिया कोंड जो है जनजाति थी जो उड़ीसा में बिलोंग करती थी उस समय, उसके द्वारा जो है बनाकर जो है सेल किया जाता था। ठीक है, तो बदलता समाज और नई जातियों के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से दिखा दूँ फिगर। ठीक है, अब देख सकते हैं ये लोग शिकार करते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं और अपने परिवार को क्या करते हैं, पेट भरने के लिए रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। ठीक, ये भील लोग हैं जो रात में शिकार करते हैं और इनका भोजन अपना जो है उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय पर्याप्त मात्रा में पशु पक्षियाँ भी हुआ करती थी, परंतु आज आप देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ये लोग विनिमय कर रहे हैं, आपको पता है ना जनजातीय लोग क्या है, कैसे हैं, कैसे वो लोग जीविका चलाते हैं। तो आपको जो इस चैप्टर में क्या है कि जनजातियों की पूरी एक समझ आपको जो है प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, इस मैप में मैं आपको बता दूँ मैप में आपको क्या देखना है। इस मैप में जो इस समय की जो हमारी जो प्राचीन जो जनजातियाँ हैं, इतनी प्रमुख जनजातियाँ हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो गख्खर हो गई, जनजातियाँ हो गई, खोखर हो गया, लंगा, अरुघन समास, जो हमने देखा ना कि अरुघन और लंगा जो है सिंधु पर जो है वहाँ पर थी, जिससे कौन जीता, औरंगजेब जो इन लोगों को जीत लेते हैं, ये चीज़ देखा आपने। फिर चेर हो गया, ये अरुमन, मुंडा, संथाल, ये सब उड़ीसा में है। कोच, खासी, ये सब क्या है, अहोम जनजाति। इसमें से कुछ जनजातियाँ आप ढूंढिएगा गूगल मैप में, कुछ जनजातियाँ जो है आज भी बिलोंग करती होंगी। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं आप यहाँ से देखेंगे, इस मैप को देखेंगे आप लोग जरूर, PDF भी आपको चाहेंगे तो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, यहाँ से देख लेंगे। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास देखेंगे हम लोग उसमें बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ देखेंगे। ठीक है, तो क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।